नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का एजेंडा, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं खबरों को विश्वसनीयता के साथ साथ सटीक विश्लेषण करते हैं आपके सामने पेश। खबरें वो पेश करते हैं जो तय करती हैं आपके दिन का रुख। तो अगले आधे घंटे में जुड़े रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा खबरों का बूस्टर डोज। और आइए अब रुख कर लेते हैं आज के एजेंडे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर गिउसेप्पे कॉन्टे के साथ करेंगे द्विपक्षीय शिखर बैठक। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। गृह मंत्री आज कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों के साथ साथ ही कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा माना जा रहा है बेहद अहम। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ से उठाए गए कदमों का देखेगा ब्यौरा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में आई गिरावट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कुछ अतिरिक्त दिशा निर्देश भी कर सकता है पारित। और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में वृद्धि जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज करेंगे समीक्षा बैठक। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना रिकवरी दर सुधरकर 92% से अधिक। तो आइए करते हैं उस पहली खबर का जो आज के एजेंडे में प्रमुखता से हमने शामिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर गिउसेप्पे कॉन्टे के साथ एक द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कि ये जो बैठक है ये वर्चुअल माध्यम से होगी। द्विपक्षीय शिखर बैठक इसको माना जा रहा है। और अगर हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करें, क्षेत्रीय और वैश्विक जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर चर्चा का अहम विषय रहेंगे। तो द्विपक्षीय संबंधों में जो विस्तृत ढांचा है उसकी समीक्षा करने का ये एक हम कह सकते हैं सुनहरा अवसर है। भारत और इटली के बीच, दोनों सरकारों और निजी क्षेत्रों के बीच कई समझौते होने की संभावना है। साथ ही भारत और अगर इटली के हम रिश्तों की बात करें तो वो ऐतिहासिक रहे हैं। काफ़ी इतिहास जो है इन दोनों की, जो दोनों देशों के रिश्तों की अगर बात की जाए तो पुराना है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो स्थायित्व के साझा लक्ष्य हैं उसमें विश्वास बरकरार है। इटली यूरोपीय संघ में अगर बात की जाए तो भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि यूरोपियन यूनियन में 2019 में दोनों देशों के बीच करीबन 9 अरब यूरो से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार रहा है। और 600 ऐसी कंपनियां हैं भारत में इटली की जो लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिसमें अगर हम क्षेत्रों की बात की जाए जिसमें फैशन है, साथ ही साथ कपड़ा, ऑटोमेटिव, बुनियादी ढांचा, रसायन, ऊर्जा, बीमा, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, कन्फेक्शनरीज, जहां पर जो इटली की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वहीं कई भारतीय कंपनियां भी इटली में जो है वो काम कर रही है। तो आज का ये जो वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक है वो अपने आप में बेहद अहम होने वाला है और किस तरह से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उन्हें और प्रगाढ़ करेगा और मजबूत करेगा और स्थिर करेगा, ये खास तौर पे तकनीक के लिहाज से, क्योंकि प्रौद्योगिकी के लिहाज से भी जो ये वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक है वो अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि दोनों देशों का जो व्यापारिक साझेदारी है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई ऐसी कंपनियां हैं और निवेश की जहां तक संभावनाओं की बात है तो दोनों देशों के बीच निवेश की असीम संभावनाएं हैं। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, हम जानते हैं कि आज की जो ये बैठक है वो काफ़ी अहम है और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री हमेशा से तकनीक ट्रांसफर पर बहुत जोर देते हैं। किस तरह से आज की ये बैठक, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस लिहाज से कितनी अहम है? क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में जब हम व्यापारिक साझेदारी की बात कर रहे हैं तो इटली का रोल बहुत अहम है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखिए, खास तौर से बीते अगर 4-5 महीनों की बात की जाए, कोरोना महामारी का पूरी दुनिया पर असर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया था, जान के साथ जहान भी, तो एक तरह से जो नियमित गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाया गया, किसी तरह से उसको रोका नहीं गया। हमने बीते समय में भी देखा कि डेनमार्क, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के तमाम देशों के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुए और काफी दोनों मुल्कों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है वो काफी
बेहतर हुए, एक नए दौर में पहुंचे। और निश्चित तौर पर आज जब इटली के साथ भारत का शिखर सम्मेलन है, तो निश्चित तौर पर एक तरह से पूरे जो डायमेंशंस है रिश्तों के, उसकी समीक्षा हो सकेगी। तो आने वाले कुछ वर्षों के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, उसकी भी बातचीत हो सकेगी। देखिए, इटली निश्चित तौर पर 5वां व्यापारिक भागीदार है अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, फ्रांस, जर्मनी, यूके, बेल्जियम के बाद। लेकिन जो पूरा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को अभी खंगाल नहीं पाए हैं। उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसके बारे में भी आपने भी जानकारी दी आंचल की। करीब 9.5 अरब यूरो का आपसी व्यापार 2019 में हुआ था, लेकिन काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और हमने देखा कि बीते 2-3 महीनों में कई मोर्चों पर भारत और इटली के, चाहे सरकार के स्तर पर हो या निजी क्षेत्रों के बीच हो, काफी ज्यादा बातचीत हुई है। और कई ऐसे नए क्षेत्र हैं जिसमें सहभागिता की, आपसी संबंधों को एक नई दिशा देने की संभावना है। तो साथ ही साथ भारत की जो, चाहे आतंकवाद के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी की जो बात हो, या फिर एक मल्टीलैटरल फोरम्स के रिफॉर्म्स की जो बात प्रधानमंत्री कहते रहे, तो इटली उसका एक समर्थक पक्षधर रहा है। तो इस लिहाज से भी देखें तो ये पूरी बातचीत काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कोटे किस तरह की बातचीत करते हैं आज जब शिखर सम्मेलन होता है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए सुधाकर, तो जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसमें वैज्ञानिक सहयोग की अगर बात की जाए, तो हम जानते हैं कि सांस्कृतिक सहयोग के लिए जो करार है उस पर हस्ताक्षर करीबन माना जाए कि अगर 1976 में किया गया था, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि कल्चरली अगर हम यूके की बात करें, यूरोपियन यूनियन में, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं वो इटली से हैं। तो किस तरह से आप मानते हैं कि सांस्कृतिक लिहाज से कितना अहम हो जाता है दोनों देशों का अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करना, मजबूत करना आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए कुछ यही सेक्टर्स है, सांस्कृतिक रिश्ते, खासतौर से टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। और दोनों देशों के बीच इसको और प्रमोट करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं, हमने सुना है कि आज कई सारे समझौतों को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है, उसकी भी संभावना। कुछ ऐसे क्षेत्र है, मसलन पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इटली एक तरह से वर्ल्ड लीडर माना जाता है। इटली ने करीब $54 मिलियन का निर्यात भी बीते वर्षों में भारत को फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री में किया था। तो वो जो फूड और पैकेजिंग इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि 42 मेगा फूड पार्क भारत में बनाए जा रहे हैं। तो एक असीम अवसर, संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो रेलवेज है, क्लीन टेक्नोलॉजीज है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है कि जिसमें भारत और इटली के बीच सहयोग की बहुत बड़ी संभावना है। भारत में खास तौर से बहुत ज्यादा अवसर है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में हमको पता है कि भारत ने बहुत सारे अवसर के दरवाजे खोले हैं। तो रक्षा क्षेत्र में खास तौर से नेवी के क्षेत्र में, नेवी के लिए बहुत चीजें भारत में इटली की कंपनियां बना सकती है, भारत को तकनीक ट्रांसफर कर सकती है। इन तमाम मोर्चों पर बातचीत काफी आगे बढ़ी है। निश्चित तौर पर एक जो सांस्कृतिक संबंध है, जो एक ऐतिहासिक संबंध है, उसको नए जमाने की जो जरूरत है उसके लिहाज से, और खास तौर से आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रधानमंत्री का, कल भी उसकी बात प्रधानमंत्री ने की थी कि वो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को तो मजबूत बनाएगी, बल्कि दुनिया को भी एक तरह से स्टेबिलिटी दिलाएगा। तो उसमें इटली की तमाम जो ये 600 कंपनियां हैं और भी ज्यादा कंपनियां जो आने के इच्छुक है, वो एक रास्ता, एक अवसर ढूंढ सकती है। बिल्कुल, तो व्यापारिक जमीन अगर दोनों देशों की बात की जाए तो किस तरह से तैयार की जाएगी? 600 कंपनियां पहले से ही हैं, और जिसमें हम ऐसे कई अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स देख रहे हैं जिसमें फिल्म निर्माण है, साथ ही साथ मीडिया की बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए, वाणिज्य की बात की जाए, तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ पर भी कई ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। तो ये दिन का पहला एजेंडा था जो हमने आपके लिए सेट किया। ये दुख करते हैं अब उस दूसरी खबर का जो हमने प्रमुखता से आज के एजेंडे में शामिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन आज कोलकाता में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह के इन कार्यक्रमों में बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन, पद्म भूषण से सम्मानित पंडित अजय चक्रवर्ती से मुलाकात, साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता की बैठक के कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल होना है। साथ ही इसके अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा काफी अहम है। माना जा रहा है कि राज्य की सत्ता पाने के लिए भाजपा ने बंगाल में लंबे समय से अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। बीते कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में पार्टी का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा है।
2019 के आम चुनाव में भाजपा ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सफलता बेहद अहम थी। इससे पहले कल अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ममता सरकार का अंत करीब आ चुका है। उन्होंने राज्य की जनता से बंगाल में भाजपा को एक मौका देने की अपील की थी। तो ये अमित शाह का जो 2 दिवसीय दौरा है, ये अपने आप में काफ़ी अहम माना जा रहा है। हम जानते हैं कि अगले साल वहाँ पर विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से कितना अहम है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजीव भट्टाचार्य कोलकाता से जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार जिस तरह से हम सुन रहे हैं अब सोनार कोलकाता, यानी कि किस तरह से भाजपा जो है वो अपनी ज़मीन तलाश रही है आगे आने वाले अगर हम चुनावों की बात करें तो, और उसके लिए ये जो दौरा है काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगर आज के कार्यक्रमों का मैं जिक्र करूं तो कितना अहम है आज का दिन केंद्रीय गृह मंत्री के लिए? जी हाँ आंचल, जैसे कि आप जानते हैं आज केंद्रीय गृह मंत्री का ये पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। कल वो दिन भर बांकुरा में बिताए। दक्षिण बंगाल के एक जिला है बांकुरा, जहां दिन भर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते रहे, मुआयना करते रहे कि कौन सी आसन में उनका क्या शक्ति है। और जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा है 42 सीटों में से 18 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। तो इसलिए आज कलकत्ता के आसपास के जो जिले हैं, जैसे कि पानी हावड़ा है, हुगली है, और भी जो उत्तर दक्षिण 24 परगना है, इन सारे जिलों के जो कार्यकर्ता है, दल के जो अधिकारी हैं, उनके साथ वो बैठक करेंगे। और ये बैठक दिन भर की जो लगातार बैठकें होंगी, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर बंगाल के दौरे पर आए थे, और 1 महीने के अंदर ही गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं। और वो काफ़ी कल जो उनके बयान में जो लगा वो कि बहुत अपबीट लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बंगाल में 294 विधानसभा आसन है, और उनका ये कहना था कि, और उनका ये मानना था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 से भी सीट बीजेपी हासिल करेगी। जी हाँ आंचल जी, और साथ ही अगर हम देखें कि संगठनात्मक लिहाज से ये दौरा भी बहुत अहम है राजीव, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया जाएगा, कैसे उनमें नई ऊर्जा का संचार दिया जाएगा ताकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें डटकर काम किया जा सके। और हम जानते हैं कि किस तरह से अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के आम आदमी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थक जो हैं, वो लोग यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बार बार शिकायत कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों में हमने कुछ राजनीतिक हत्याकांड भी इस राज्य में देखे हुए हैं। तो जब देश के गृह मंत्री इस राज्य में खुद उपस्थित हैं तो जरूर इस पर भी बातें होंगी। लेकिन अब क्या बातें होंगी ये तो वो बैठक के बाद ही पता चलेगा, जब हम लोग उनसे बात कर पाएंगे कि आपने गृह मंत्री के पास क्या क्या मुद्दे उठाए थे। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित होकर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से राज्य की जो वातावरण है, साथ ही साथ यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, और इसके साथ जो केंद्रीय सरकार की जो तरह तरह की जो केंद्रीय स्कीम्स हैं, उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है या नहीं की जा रही है, उस पर भी बातचीत जरूर होने की संभावनाएं हैं। जी हाँ चल। और बिल्कुल संक्षिप्त में एक चीज़ और राजीव, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार अगर भाजपा की बात की जाए तो उसका जनाधार जो है कोलकाता, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसमें बढ़ा है, और इसमें किस तरह से जो भूमिका रही है उसको और प्रगाढ़ करने के लिए हम इस दौरे को काफ़ी अहम मान रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि जो तमाम केंद्र की अहम नीतियाँ होती हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार आम जनता तक जो फ़ायदा है वो पहुँचाती ही नहीं है। जी हाँ, ये तो एक बहुत पुरानी शिकायत है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि इस तरह के कुछ केंद्रीय स्कीमों की जो सुविधाएं हैं आम आदमियों को उसकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस पर भी ज़रूर आज की बैठक में बातें होंगी, और ख़ास करके जो कुछ अहम मुद्दा है, जैसे कि जो हेल्थ स्कीम है उस पर जो ये एक आयुष्मान भारत की जो बात है,
इस तरह की जो स्कीम्स हैं जिसकी सुविधाएं आम आदमी को मिलना चाहिए, उस तरह की चीज़ों पर भी बात होने की संभावनाएं हैं। और एक चीज़ मैं आपको साथ ही साथ बता देना चाहता हूं कि आज दोपहर को केंद्रीय गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संवाददाता सम्मेलन करेंगे, जहां वो जरूर उनकी इस 2 दिन के दौरे की कुछ उपलब्धियां हमारे साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे। तब और भी स्पष्ट रूप से हमें पता चलेगा कि उनके मन में पश्चिम बंगाल के लिए क्या सोच है। अंचल। बिल्कुल, और साफ तौर पर आखिरी सवाल आपसे राजीव मेरा यही है कि क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में वहाँ पर चुनाव है, तो ऐसे में किस तरह से भाजपा को वहाँ पर मजबूत करना है, उसकी भी एक रणनीति हो सकती है। और ख़ास तौर पर हम ये मानते हैं कि कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो शायद हम ये समझ पाएंगे कि आगे का जो खाका है वो किस तरह से खींचेगी भाजपा, अगर वहाँ पर चुनावी जनाधार और आगे बढ़ाना है तो। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे कि उत्तरी बंगाल की हम बात कर रहे थे, उत्तरी बंगाल में लगभग 54 सीटें हैं। तो पिछले जेपी नड्डा जी की जो बैठकें वहाँ हुई, उस पर उन 54 सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। और बाकी जो बचे बुचे जो सीट्स हैं यहाँ के, जो कुल मिलाकर 294 हैं, तो 54 अगर छोड़ दीजिए, बाकी जो सीटें हैं इस पर जरूर चर्चा होगी, दिन भर चर्चा हो भी रहा है। और इस पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीतियां होंगी, ये इसका एक स्पष्ट आधार हमें जरूर दिन के अंत तक, आज शाम तक जरूर पता चलने की उम्मीद है। बिल्कुल, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों को वादा किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने सोनार बांग्ला बनाने का, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत उत्साहित तरीके से उनके साथ बैठक की, और आगे भी आज कई अहम कार्यक्रम है। तो आज का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है पश्चिम बंगाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी हम इस पूरे मुद्दे पर जानकारी लेते रहेंगे। और अब रुक करते हैं हमारे तीसरे एजेंडे का, जो कि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण की चादर गहरी होने के साथ ही सरकार और लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ने लगी। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करेगा और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तरफ से उठाए गए कदमों का जायजा लेगा। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। तो कोर्ट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ से जो उठाए गए कदम हैं, क्योंकि यहाँ पर पराली जलाने की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा सामने आती है, ऐसे में आज किस तरह से उसका ब्यौरा देंगे वो देखा जाएगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लोकुर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। समिति को 3 राज्यों में पराली समस्या से निपटने के लिए जो उपाय हैं उन्हें ढूंढने के लिए कहा गया। सरकार द्वारा कानून लाने के आश्वासन के बाद इस समिति के संचालन पर रोक लगी। साथ ही 5 नवंबर को दिल्ली में अधिकतम 42% प्रदूषण पराली के कारण ही रहा, यानी कि हम ये कल की बात कर रहे हैं 5 नवंबर। और 4 नवंबर को दिल्ली में सर्वाधिक प्रदूषण वायु गुणवत्ता सूचकांक 4135 पर रहा, यानी कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट है। पिछले साल 1 नवंबर को दिल्ली में 44% प्रदूषण पराली जलाने के कारण सामने आया। तो दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत में पराली जलाने के कारण पूरे मौसम की अगर हम बात करें तो प्रदूषण रहता है और इसी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। पराली जलाने से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यानी कि हम आसपास के जो शहर हैं, हम ये नहीं कह सकते कि खाली दिल्ली वाले परेशान होते हैं। अगर हम एनसीआर की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी लोगों को परेशानी होती है। धान की कटाई के बाद अगली फसल की जल्द बुआई के लिए किसान पराली में आग लगा देते हैं। पिछले साल पंजाब में 2 करोड़ टन पराली का उत्पादन हुआ, जिसमें से करीब आधी पराली जलाई गई थी। हरियाणा में 70 लाख टन पराली में करीब 12 लाख टन पराली किसानों द्वारा जलाई गई। तो पराली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और ये सुनवाई अपने आप में काफी अहम है। जी, तो काफ़ी अहम है ये मामला। और पराली जलाने की जो समस्या से निपटाने के लिए अगर हम उसके निपटारे की बात करें तो केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो अगर हम बात करें यंत्रों की, यानी कि कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे जो हम कह सकते हैं इक्विपमेंट्स जिनसे पराली जलाने में आसानी हो, एक नई केंद्रीय योजना लाई गई, जिसके लिए करीबन 1178 करोड़ रुपए का जो बजट है वो आवंटित किया गया था। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए दिए जाने वाले कृषि उपकरणों पर किसान जो हैं उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है।
और व्यक्तिगत रूप से उपकरणों पर 50% और किसानों के समूह को 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। और 2018-19 की अगर बात की जाए तो इस दौरान 56,290 किसानों को उपकरणों की खरीद पर छूट दी गई। सरकार के इन प्रयासों से पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उसमें साल दर साल कमी आई है। कोरोना काल के दौरान बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में दीपावली के अवसर पर किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। 30 नवंबर के बाद भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जो हैं उन्हें जलाने की अनुमति होगी। तो यानी कि तमाम हम कह सकते हैं एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और हमारे पास विकास सारथी मौजूद हैं इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देने के लिए। विकास, हम जानते हैं कि कोर्ट में आज अहम दिन है क्योंकि पराली जलाने की जो समस्या है उसको लेकर आज सुनवाई है। आज किस तरह से कोर्ट अपना रुख रख सकता है? और लगातार हम देख रहे हैं कि जो ये तमाम राज्य हैं जहां पर पराली जलाने की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आती है उसको लेकर लगातार जो है कोर्ट में सुनवाई होती है। हाँ बिल्कुल आंचल, देखिए जो पराली का मामला है वो पिछली सुनवाइयों के समय भी उठा था और कोर्ट उस पर तो सुनवाई कर ही रहा है, लेकिन पिछली सुनवाई में कोर्ट का ध्यान जो गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन है उसकी तरफ भी गया था। और इसीलिए कोर्ट आज जब सुनवाई करेगा तो सभी जो भी रीजंस हैं वो एयर पॉल्यूशन के जो भी कारण हैं उस सभी पर ध्यान देगा। जहां तक पराली की बात की जाए तो पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को ये बताया था कि सरकार एक कानून लेकर आई है और उसको लागू करने के बाद एक दीर्घकालिक नीति बनेगी, दीर्घकालिक उपाय होंगे। लेकिन याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि जो ड्राफ्ट उन्होंने देखा है इस कानून को लेकर, इस ऑर्डिनेंस को लेकर के, उससे ये लगता है कि इस साल इसका असर नहीं हो पाएगा, इसको प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सकेगा। इसलिए कोर्ट किसी तरह की डायरेक्शंस दे, यानी याचिका पर सुनवाई जारी रखे। तो आज कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो सभी स्टेट से तो ये जानकारी लेगा कि वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से खास तौर पर उम्मीद की जा रही है कि आज वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है, जो गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है, उस पर भी डाटा मांगा जाएगा। और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जो सरकार कानून बनाने की बात कह रही है उसमें जो चीजें दी गई हैं वो काफी हैं, और इसीलिए कोर्ट को फिलहाल के लिए इस मामले को टाल देना चाहिए और सारी जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम जानते हैं विकास के प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश ला चुकी है, लेकिन 2 अहम चुनौतियां हैं। पहला ये कि हम जानते हैं कि अभी आने वाले समय में जो ये फसलों का सीजन है उसको लेकर पराली जलाई जाएगी। वहीं दूसरी बात ये भी है कि दिवाली आने वाली है। हालांकि पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध है, लेकिन साफ तौर पर ये 2 अहम कारक हैं जो, और सर्दी है तो ये 2 अहम कारक है जो कहीं ना कहीं जो वायु गुणवत्ता सूचकांक हैं उसको डावाडोल करते हैं। तो ऐसे में कोर्ट की जो सुनवाई है या फिर कोर्ट जो फैसला देती है, कुछ अगर दिशा निर्देश जारी करती है, वो काफी अहम माने जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए कोर्ट क्या करेगा इसमें यह साफ हो पाएगा कि वो पराली को लेकर के जो इंतजाम किए गए हैं उनसे संतुष्ट है या नहीं है, जो ऑर्डिनेंस का टेक्स्ट है उससे संतुष्ट है या नहीं है, क्या वो काफी हैं। दूसरी बात ये हर साल का है, हर साल ये इस तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं, लेकिन फिर यही होता है कि जैसे ही, जिसको हम कहते हैं कि सर्दी की शुरुआत, ऑनसेट ऑफ विंटर्स होता है, वैसे ही ये समस्या शुरू हो जाती है। स्मॉग दिल्ली एनसीआर के आसपास पूरी तरह से स्मॉग की चादर में होता है। तो अब इसको लेकर के अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि उसके पास ये जो ऑर्डिनेंस है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देगा, तो क्या कोर्ट फिर आगे भी इस मामले को जारी रखे या फिर सरकार को कुछ समय दे कि वो अपने जो ये ऑर्डिनेंस के तहत जो जो चीजें लाई गई हैं उनको लागू करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और इंटरिम डायरेक्शंस पास ना की जाए। राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी कदम उठा रही हैं। दिल्ली ने पटाखों पर बैन कर दिया है, एमपी ने बैन कर दिया है, बंगाल ने इस बार पटाखों की इजाजत नहीं दी है। तो ये स्टेट्स भी अपने लेवल पर कर रही हैं, केंद्र सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। तो ऐसे में क्या कोर्ट फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए किसी तरह के डायरेक्शंस पास करने की जरूरत ना समझे, इस बात को लेकर भी उम्मीद है कि आज केंद्र सरकार इस बात को उठाएगी। बिल्कुल। और साफ तौर पर जिस तरह से हमने ये देखा था विकास की, जो सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया था जिससे 3 राज्यों में पराली जलाने के लिए उपाय ढूंढने थे, अगर उसको लेकर बात की जाए तो वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? हालांकि हम जानते हैं कि जो समिति का संचालन है उस पर रोक लगा दी गई थी। बिल्कुल, देखिए समिति एक तरीके से उसके पास सजेशंस हैं देने के लिए कि क्या क्या किया जा सकता है। इसको लेकर के स्टेट्स को ये कहा गया था कि आप कोऑपरेट करें जस्टिस लोकुर को, वो क्या क्या नई चीजें जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में उनको कितना मौका मिल पाया,
ऑर्डिनेंस आने तक कि क्या वो कुछ किसी तरह की स्टडी कर पाए, ये होगी जब कमेटी की ओर से भी वकील आज पेश होने की उम्मीद है कि वो भी पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे कि क्या हुआ है और किन किन चीजों पर वो आगे नहीं बढ़ सके। तो कमेटी को क्या हासिल हुआ है ये साफ हो पाएगा, लेकिन ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं लगती कि उनको हासिल हुआ होगा, क्योंकि बहुत कम वक्त था। इस बीच में ऑर्डिनेंस की बात भी आ गई और इसीलिए देखते हैं अब आगे कोर्ट को इसको जारी रखने की जरूरत महसूस बिल्कुल बिल्कुल होती है या नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, हम लगातार प्रदूषण को रोकने की बात कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर उपायों की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है कैबिनेट की, उसने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट्स कमीशन, यानी कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो एनसीआर के जो कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से चेयरपर्सन को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ फुल टेक्निकल मेंबर है आईआईटी दिल्ली से, उनको नियुक्त किया गया है फुल टाइम टेक्निकल मेंबर। यानी कि ये तमाम लोग जो हैं वो ये देखेंगे कि किस तरह से जो वायु गुणवत्ता है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। और ख़ास तौर पर ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, उसने इसको अभी हाल ही में अप्रूव किया है कि कैसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर में, क्योंकि हमने आपको भी पहले भी बताया अपने आज के एजेंडे में कि ज़रूरी नहीं है कि प्रदूषण खाली दिल्ली को इफेक्ट करे, वो खास तौर पे जो तमाम ये एरिया हैं जो एनसीआर में आते हैं, यानी कि अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, उसको भी इफेक्ट करता है। और रुक करते हैं चौथे एजेंडे की, जो कि जुड़ी हुई है कोविड से। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 77,65,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92% से अधिक हो गया। देश में अगर कोविड से मृत्यु दर की बात की जाए तो वो घटकर 1.49% पर हो गया है। तो अगर इस समय देश में हम कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो वो 78% के आसपास है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। इनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक मामले हैं, जहां पर 21.53 हम कह सकते हैं सक्रिय मामले हैं। केरल में यही जो आंकड़ा है आप देख सकते हैं पाई चार्ट के जरिए, वो 16% से ज़्यादा है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो 7% है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 6.87% है, यानी कि टोटल एक्टिव केस हैं। और इसी पूरे मुद्दे पर बिल्कुल, और इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के साथ बातचीत में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, हम लगातार जानते हैं कि भारत कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ऐसे में एक समीक्षा बैठक लेने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे कोरोना में जो भारत की रिकवरी दर दुनिया के बाकी दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम है। लेकिन दिल्ली में निश्चित तौर पे पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो केस बढ़ रहे हैं और वो काफी चिंताजनक स्थिति में आ गया है, क्योंकि एवरेज अगर हम देखें तो हर दिन करीब 5,000 से 6,000 के बीच केस आ रहा है और कल करीब 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि लोगों की मौत जो हो रही है उसको कैसे रोका जाए। इसको लेकर के कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्वास्थ्य मंत्री और वहां के जिलाधिकारियों से एक समीक्षा बैठक की थी और उसमें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि जो ये केसेज है इसको जितना जल्द हो रोका जाए और जितना जल्दी हो टेस्टिंग किया जाए। खासतौर पे जो लोग संक्रमित हुए हैं उनके संपर्क में आए हुए लोगों को 72 घंटे के अंदर टेस्ट किया जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए और इसके अलावा जो भी हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं उनको तुरंत अस्पताल में उनका इलाज मुहैया कराया जाती है। तमाम ऐसे बात है जिसका जिक्र किया गया था। आज स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और वहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और वहाँ के कई जिलाधिकारियों के साथ बैठक शाम 4:30 बजे आज का दिन भी काफी ये में लगातार हम देख रहे हैं कि और खास तौर पे टेस्टिंग ट्रेसिंग के लिहाज से लगातार कोशिश की जा रही है कि कोविड से लड़ने में भारत आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के एजेंडे में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।